आज का टॉपिक है हमारा लेंस। अब लेंस क्या होता है? लेंस आप ऐसे मानिए एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, भाई पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश उसके अंदर एंटर कैसे करेगा? लेकिन दोनों साइड से घिरा हुआ है। अब दोनों साइड से घिरा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी दोनों जो साइड हो वो गोलीय हो, और या ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड प्लेन हो और दूसरी साइड गोलीय हो। तो इस तरह से लेंस हमारे कई प्रकार की हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम फिगर के माध्यम से लेंस को समझते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो ज्यादातर यूज होने, वो केवल दो तरह के लेंस हैं। एक आपका कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव, उत्तल और अपतल। तो दोनों तरह के लेंसों को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो लेंस है उनकी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप फिगर से उनको समझ सकते हो। मान लीजिए कोई लेंस आप इस तरह का ले रहे हैं कि वो बीच में से तो तुम्हें उठा हुआ लग रहा है और किनारे पर दबा हुआ लग रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये जब लेंस आप लोग लैब में जाओगे तो लेंस को देखोगे, लेंस क्या है, एक प्लेट की तरह है, जैसे फूली हुई रोटी। अब फूली हुई रोटी है तो बीच में से तो फूली हुई है, किनारों पे थोड़ी दबी हुई है, वो है, ठीक है। लेकिन अब उसका फिगर हम इसी तरह से बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बीच में से जो उठा हुआ और किनारों पे उसकी मोटाई कम हो, वो है आपका उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स। अगर मान लीजिए, अब देखिए इसकी दोनों साइड कैसी है, गोलीय। इधर वाली साइड भी गोलीय और इधर वाली साइड भी गोलीय, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो गोलीय पृष्ठ पढ़ रहे थे, और गोलीय पृष्ठ में कंडीशन ये थी कि उसकी एक सरफेस को गोलीय कर देते हैं। जैसे ये हमारी कोई कांच की स्लैब थी, और इस कांच की स्लैब का एक भाग हमने घिस करके क्या कर दिया, गोलीय कर दिया। लेकिन यहां पर क्या है, उसके दोनों भाग गोलीय हैं, इधर से भी गोलीय और दूसरी साइड से भी गोलीय, ठीक है। तो उसको आप कह रहे हैं, इस प्रकार के लेंस को आप कह रहे हैं उत्तल लेंस। अगर मान लीजिए कोई लेंस आप ऐसा ले रहे हैं कि वो बीच में से तो दबा हुआ दिख रहा है आपको, और किनारों की तरफ से आपको उठा हुआ दिख रहा है, इस तरह का, बीच में से दबा हुआ और किनारों पर उठा हुआ, कोई भी ऐसी आकृति तुम्हें दिखे। लेकिन ये भी एक सर्किल की तरह होता है, जैसे रोटी गोल सर्किल की तरह है, उसी तरह से ये भी सर्किल की तरह है, बीच में से दबा हुआ है और किनारों की तरफ उठा हुआ है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि भाई लेंस को पहचान करके, आंख बंद करके केवल हाथ से टच करके बताओ कैसा है, तो आप लेंस की सरफेस पे अपना हाथ घुमाओगे ऐसे, और तुम्हें जब सरफेस पे हाथ घुमाने पे लगे कि बीच में से तो उठा हुआ है, किनारों की तरफ दबा हुआ है, तो वो तो हो गया उत्तल। और अगर आपको लगे कि बीच में गड्ढा टाइप का है और किनारों पे उठा हुआ है, वो हो गया आपका अवतल। ये अवतल लेंस हो गया कॉनकेव। अब बात ये आती है कि भाई इसके अलावा भी लेंस होते हैं, तो मेन तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने एक सरफेस को प्लेन ले लिया और दूसरी सरफेस को आपने कॉन्वेक्स ले लिया, उत्तल ले लिया। ये प्लेन सरफेस है और इधर से ये उत्तल है, क्योंकि बीच में से उठा हुआ है। इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल। ये समतल और ये उत्तल, तो इसको कहेंगे समतल और उत्तल। ऐसा भी हो सकता है कि आप इधर वाली को उत्तल ले लो और इधर से प्लेन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ऐसी ले ली कि एक सरफेस तो प्लेन है, लेकिन दूसरी जो है अब की बार अवतल है, दूसरी जो है बीच में से गड्ढा सा दिख रहा है आपको, तो ये हो गई समतल अवतल, प्लेनो कॉनकेव, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल अवतल। मान लीजिए आपने इस तरह का ले लिया कि भाई एक सरफेस, भाई इसमें तो क्या है, दोनों सरफेस उत्तल है, इसमें दोनों सरफेस अवतल है, इसीलिए इस प्रकार के लेंस को द्विउत्तल, द्विउत्तल भी कह देते हैं। इसको द्विअवतल, द्वि का मतलब दोनों सरफेस उसकी अवतल है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली उत्तल अवतल पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई सरफेस इस तरह की बात कर रहे हैं आप कि भाई एक लेंस ऐसा ले रहे हैं जिसकी एक सरफेस तो अवतल है और दूसरी सरफेस जो है उत्तल है,
यानी आपने ले लिया ऐसे करके और दूसरा जो लिया ऐसे करके। तो जब आप इस पे हाथ घुमाओगे आंख बंद करके तो एक तरफ से तो बीच में उठा हुआ दिखेगा, लेकिन दूसरी तरफ से बीच में दबा हुआ दिखेगा। तो ये हो गया उत्तल अवतल। या इधर वाले को मान लो अवतल कर लेते, उधर वाले को अवतल, तो भले कहने का तरीका बदल जाए अवतल उत्तल या उत्तल अवतल, उससे कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका उत्तल अवतल। लेंस तो चल ही रहे, सभी लेंस की है ये, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से ये समझ जाएंगे कि भाई लेंस जो होता है वो एक समान पारदर्शी माध्यम का बना हुआ है और उसकी जो दोनों पृष्ठ हैं उसमें से एक पृष्ठ गोलीय और दूसरी समतल भी हो सकती है, या फिर दोनों ही पृष्ठ उसकी गोलीय हो सकती है। इसको हम लेंस कह रहे हैं। अब बात आती है लेंस के बारे में छोटी छोटी बातों की। जिस तरह से दर्पण के बारे में आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने ध्रुव पढ़ा, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, वक्रता केंद्र जिसको कह रहे थे, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की बात की, आपने अपार्चर की बात की जिसको द्वारक आप कह रहे थे। इसी तरह से आपने प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष की बात की, फिर आपने फोकस बिंदु की बात की, फिर आपने फोकस दूरी की बात की, आपने फोकस तल की बात की। तो इसी तरह के पॉइंट अब हमें पढ़ने होंगे किसके लिए? लेंसों के लिए। क्योंकि जब तक हम बेसिक बातें नहीं सीखेंगे तब तक फिर आगे की चीजें जो डेरिवेशन है उनको करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब छोटी छोटी बातों की, क्योंकि अब शॉर्ट पे लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले हम मान लीजिए अब इन दोनों तरह के लेंस को ही पढ़ेंगे। अब उनकी बात करते हैं और इनके लिए छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है हमारे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र। अब जब लेंस के लिए वक्रता केंद्र की बात आप करोगे तो इसमें तो दोनों पृष्ठ वक्र दिख रहे हैं, दोनों पृष्ठ गोलीय दिख रहे हैं, इसका मतलब दो गोले बनेंगे। अगर आप इसको लोगे तो इस वाले पृष्ठ के लिए एक इधर गोला बनेगा ऐसे करके, और इस वाले पृष्ठ के लिए इधर गोला बनेगा इस तरह से। आपको जो ध्यान रखना है, जो लेंस हम लेते हैं उसमें पहले साइड लेफ्ट साइड वाला जो होता है उसको फर्स्ट पहला पृष्ठ कहते हैं, और जो राइट साइड वाला होगा उसको दूसरा पृष्ठ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं तुमसे ये कहूं, क्योंकि दो केंद्र आने इसके भाई, यहां पर दो वक्रता केंद्र आने, एक इस गोले का और एक उस गोले का, ठीक है। लेकिन दोनों गोलों में से किसको फर्स्ट कहोगे और किसको सेकंड कहोगे उसे समझ, कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में उस गलती को कर जाता है। वो सोचता है इधर वाला C1 इधर वाला C2, ऐसे नहीं है, बल्कि आपको देखना है पृष्ठ की बात करनी है। इधर वाला जो पृष्ठ है ये पहला पृष्ठ है। मान लीजिए आप इसके पोल को यानी इसके मध्य बिंदु को P1 कह रहे हैं, और इसके जो पोल है इसका मध्य बिंदु जो है उसको P2 कह रहे हैं, जिसको ध्रुव कहते हैं। तो अब ये गोला तो इधर कंप्लीट हुआ ना, इसका मतलब इसका सेंटर तो इधर आएगा ना, इसका मतलब इसको कहोगे आप C1। और ये वाला गोला जो है इधर वाले को लोगे, इधर वाला गोला जो है इधर कंप्लीट होगा, जो दूसरे वाला है उसका, तो उसका सेंटर आएगा इस साइड में, तो उसको कहोगे C। तो जल्दबाजी में ये गलती नहीं करती है कि उधर मन करे C1 लिख दिया और इधर C2 लिख दिया, बल्कि पृष्ठ को देखोगे। पहले पृष्ठ का केंद्र किधर जा रहा है वो C1 है, और दूसरे पृष्ठ का केंद्र किधर जा रहा है वो C2 है। अगर इसी चीज को आप अवतल की बात करते, अवतल लेंस में लेकर के चलते, अगर हम इस चीज को अवतल लेंस में समझें तो अवतल लेंस में मान लो ये पॉइंट P1 और ये वाला पॉइंट P2। हालांकि यहां ध्रुव का यूज नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। अब इस पहले वाले का गोला कंप्लीट, तो पहले वाले का गोला अब की बार इसी साइड में कंप्लीट होगा, जबकि दूसरे वाले का गोला इस साइड में कंप्लीट होगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर आएगा वो इधर C1 होगा और इसका जो सेंटर होगा इधर C2 होगा। समझ गए? तो दोनों की सिचुएशन बदल गई, उसमें C1 इधर था, C2 इधर था, और उसमें C1 इधर, C2 इधर। तो उसके लिए सिंपल बस एक ही बात याद रखनी है, पहला पृष्ठ कौन सा है उसका केंद्र किधर आ रहा है, और दूसरा पृष्ठ कौन सा है उसका केंद्र किधर आ रहा है। अब बात आती है, तो ये तो हो गई सा C1 C2 इसमें भी और उसमें भी, इनको तो कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ऐसे ही उस वाले में भी वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं
रेडियस, तो दो दो रेडियस होगी। अगर आप इस गोले को लोगे और सेंटर से मैं कहीं भी मिला दूं, हालांकि वैसे तो देखा जाए C2 से, भाई C2 ले रहा हूं तो P2 तक मिलाऊं ऐसे करके, और C1 से P1 तक, लेकिन ये थोड़ा सा कंसाइड कर जाएगी, बीच में कॉमन हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा करता हूं C2 से यहां मिला देता हूं इसको। ये भाई गोले में तो कहीं भी मिला दो तुम, उसकी परिधि पे जाकर के कहीं भी मिला दोगे वहां तक त्रिज्या ही होती है। इसका मतलब C2 से यहां तक जो होगी ये होगी R2, और C1 से इस वाले तक की होगी, मान लो यहां पे ला करके मिला दिया मैंने इस जगह पे, तो ये होगी आपकी R1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही इसमें लोगे तो C1 से P1 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये R1 और यहां से यहां तक की ये R2। क्लियर? तो दो पॉइंट क्लियर हमारे, वक्रता केंद्र क्लियर और वक्रता त्रिज्या क्लियर। और इसमें खास बात यह है, दर्पणों में वक्रता त्रिज्या एक एक होती थी, लेकिन लेंसों में वक्रता त्रिज्या दो दो होती थी। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा लेंस लेकर के चल रहे जिसकी वक्रता त्रिज्या बराबर है, यानी R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। ठीक है? और यहां भी आप कह सकते हो R1 इज इक्वल टू R2, और ऐसा भी हो सकता है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो जब न्यूमेरिकल वगैरह आपको दिया जाया करेगा तो बता दिया करेगा आपको, ठीक है ना, तो वो क्लियर हो जाया करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो C1 और C2 आए हमारे, इनको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें, C1 और C2 को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींच दें, ये होता है मुख्य अक्ष। तो ये दोनों, ये हो गए मुख्य अक्ष। तो तीन चीजें क्लियर हमारी, वक्रता केंद्र क्लियर, वक्रता त्रिज्या क्लियर और मुख्य अक्ष क्लियर। अब जो मेन बात है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए, और वो है फोकस बिंदु। क्योंकि जो शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो फोकस बिंदु से ही होती है। फोकस बिंदु, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए, दर्पणों में जिस तरह से एक फोकस बिंदु होता था, लेंसों में दो फोकस बिंदु होते हैं। एक को कहते हैं प्रथम फोकस बिंदु और एक को कहते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु यहां दो तरह के होंगे, प्रथम फोकस बिंदु और दूसरा होगा द्वितीय फोकस बिंदु। और मेन फोकस बिंदु जो माना जाता है वो द्वितीय वाला माना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रथम फोकस बिंदु और दूसरा आपका द्वितीय फोकस बिंदु। और ये द्वितीय वाला जो है, यही आपका मेन है, यही मुख्य है। इसी से आप उसकी फोकल लेंथ के साइन को पता लगाओगे कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अब बात ये आती है कि भाई इसकी परिभाषा कैसे दी जाए, इसको कैसे समझा जाए। तो उस चीज को अब समझने के लिए आपको दोबारा से जो दर्पणों में आपने फोकस बिंदु की परिभाषा दी थी, उसी बात पर लौटना होगा। और दर्पणों वाली जो परिभाषा थी, वास्तव में वो उसको द्वितीय फोकस बिंदु के हिसाब से देना होगा, क्योंकि द्वितीय फोकस बिंदु ही आपका मुख्य फोकस बिंदु है। तो दोनों को समझ करके चलते हैं और दोनों लेंसों के लिए समझ करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में ये आपने मुख्य अक्ष खींच लिया इसका। इधर आप दिखा रहे हो एक, इधर एक, तो इसका लिए C1 इधर और इसके लिए C2 इधर। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब मुख्य फोकस देखिए, पहले हम वहां थोड़ा सा याद करें दर्पण में क्या था। दर्पण में फोकस बिंदु की परिभाषा किस चीज से दी गई थी? तो वहां जो परिभाषा दी थी वो ये दी थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाएं, लेकिन दोनों दर्पणों में मिलती नहीं थी। एक में तो जिस बिंदु पर मिल जाएं और एक में होता था जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ऐसे थी परिभाषा। लेकिन मेन पॉइंट था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मेन पॉइंट था।
और हम कह रहे हैं कि द्वितीय फोकस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु माना जाता है। इसका मतलब द्वितीय फोकस बिंदु की जो परिभाषा दी जाएगी वो यहां से दी जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यहां से दी जाएगी। अब बात आएगी कि प्रथम फोकस की परिभाषा कैसे दोगे? तो प्रथम फोकस की परिभाषा यहां से देंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह बने मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली, इसमें एक बीच में लाइन खींच लिया करो क्योंकि अपवर्तन दिखाते हैं तो हम पूरे लेंस में दिखा करके बीच वाली लाइन से दिखा दिया करेंगे। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परिभाषा में दोनों में कंफ्यूजन न रहे, आप ध्यान देना। द्वितीय वाली जो परिभाषा देनी है उसमें यह बताना है कि जो किरणें पहले आ रही थी वो समांतर आ रही थी, लेकिन प्रथम वाली परिभाषा जो देनी है उसमें यह बताना है कि जो किरणें लेंस से निकल के जा रही हैं वो समांतर हो गई है। बात समझ रहे हो ना? दर्पणों में हम देते थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस पॉइंट पर मिलती है वो फोकस बिंदु होता है। तो उससे दूसरे वाली की परिभाषा देनी है तो दूसरा ही मुख्य है। ठीक है, तो प्रथम फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हो गई कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उस बिंदु को प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें द्वितीय फोकस की परिभाषा देना चाहते हो तो द्वितीय फोकस की परिभाषा देने के लिए वो जो कॉन्सेप्ट आपने दर्पणों के लिए लिया था, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाएं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। नाम दे दिया F2। और वास्तव में F2 ही आपका मुख्य फोकस है। अब F1 से लेकर के बीच में मान लो एक पॉइंट अभी लेंगे हम, उसको भी अभी उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो वास्तव में वो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको C मान लेते हैं। तो F1 से C तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, और यहां भी F2 से यहां C तक की जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे फोकल लेंथ। लेकिन बात आएगी कि भाई किसको पॉजिटिव लिया जाए किसको नेगेटिव, यहां तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो द्वितीय वाला मेन होता है तो द्वितीय से पता करते हैं। तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करोगे तो आपतित किरण ऐसे आ रही है तो इधर वाली यानी ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली फोकल लेंथ कैसी होगी पॉजिटिव, और ये वाली हो जाएगी नेगेटिव। लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका मतलब किससे परिभाषित किया जा रहा है उसको, इस वाली से। तो यही तो हमारा मेन है, यही तो हमारा मेन फोकस है। कुछ बुकों में इसको F और इसको F डैश माना गया है, लिखा गया है ऐसा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं पे F1 F2 तो कहीं पर F और F डैश। लेकिन मेन बात है ये वाला हमारा जो है ये मुख्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज को हमें समझना है किसमें, अवतल में। अब अवतल तो अवतल में समझना है। अब अवतल के लिए वही आपने मुख्य अक्ष खींच लिया, इधर मान लो ये C1 हो गया, इसमें इधर ये C2 हो गया। परिभाषा पहली वाली क्या होती है, कोई एक पॉइंट है जिससे चलने वाली किरणें बाद में समांतर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी बिंदु से नहीं चलती है बल्कि समांतर कौन सी होती है। ऐसे लग रहा होगा कि कुछ किरणें इस लेंस की तरफ आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके इस तरह से आ रही है कुछ किरणें, और वो आपको ऐसे लग रहा है किसी एक बिंदु की तरफ आ रही है। अगर आप डॉट डॉट करके इनको दिखाओगे आगे तक जाने नहीं है वहां पे, बल्कि अगर आप इनको डॉट डॉट करके दिखाओगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये यहां आ रही थी। इसको थोड़ा सा सही तरह से दिखाना कि यहां तक तो डार्क, इस जगह तक तो फिर आप डॉट डॉट करके इधर तो ऐसे सही है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे लग रहा है मुख्य अक्ष के एक बिंदु तक जा रही है, ये एक डायरेक्शन है उसकी, लेकिन वहां नहीं गई, बल्कि अपवर्तन के बाद वो यहां से क्या हो गई है, उसके
समांतर होंगे, क्योंकि परिभाषा में वास्तव में दोनों ही, पहले वाले मुख्य फोकस की जो परिभाषा दी है, प्रथम फोकस की जो परिभाषा दी है, उसमें किरणें जो है अपवर्तन के बाद दोनों ही केस में क्या होनी है, समांतर होनी है। तो इसमें भी समांतर होनी है, इसमें भी समांतर होनी है। इसलिए आप ये ध्यान रखोगे कि भाई इसमें तो किसी बिंदु से चलने वाली, रियल में उस बिंदु से चलने वाली किरणें थी और वो समांतर हो गई, तो उस बिंदु को फोकस बिंदु कह रहे हैं। लेकिन इस बारे में ये कहना होगा कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु की ओर आने वाली किरणें इस बिंदु की ओर आ रही है, कि एक बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं प्रथम फोकस, यानी F1। तो डिफरेंस समझ रहे हो, इसमें F1 इस साइड में आया था और इसमें F1 इस साइड में आता है। अब दूसरी परिभाषा दोगे, अब दूसरी परिभाषा जब दोगे उसकी, अब की बार क्या था, अब की बार तो भाई समांतर आती है किरणें पहले से। इसका मतलब अब आप ये दिखाओगे कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, तो किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर आप लोगे। देखिए, इन चीजों को समझने के लिए अच्छा ये होता है कि आप खाली समय में कागज पेंसिल लेकर के बैठिए और बनाने की कोशिश करें। जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाओगे, जब तक माइंड में चीजें नहीं बैठेंगी, इसलिए बेटर ये रे डायग्राम और वो बनाने की कोशिश करो। ऐसे इमेज फॉर्मेशन हमने मिरर में बताया था और लेंसों में भी बताएंगे, उसको भी बार बार बनाने की कोशिश करो, माइंड में चीजें बैठ जाती है अपने आप। तो भाई क्या हो रहा है, किरणें समांतर आ रही है। अब समांतर आने वाली किरणें क्या होंगी, ये तो डाइवर्जिंग है भाई। इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी, किरणों को मिलाने वाला, और ये होता है अपसारी, किरणों को फैला देने वाला। इसका मतलब यहां तो किरणें फैल जाती हैं, लेकिन फैलती कैसे है, ऐसे फैलेंगी जैसे ये लगेगा कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है, तो पीछे की तरफ इनको डॉट डॉट करके बढ़ाओगे तो ऐसे लगेगा किसी एक बिंदु से आ रही है क्या। तो जिस बिंदु से आती हुई लग रही है उस बिंदु को कहते हैं F। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी यहां आप क्या कहोगे, तो परिभाषा जब दी जाएगी फोकस बिंदुओं की, तो उत्तल में अलग दी जाएगी, अवतल में अलग दी जाएगी। उत्तर में अगर आप प्रथम फोकस की परिभाषा दोगे तो ये दोगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें अगर प्रथम फोकस की परिभाषा दोगे तो आप ये दोगे कि मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस की इसमें परिभाषा दोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है वो द्वितीय फोकस है। और यहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। भाई जब आप इनको देखोगे, जब हम इन किरणों को देखेंगे तो हमें ऐसे नहीं लगेगा कि ये समांतर आ रही है, बल्कि हमें तो ऐसे लगेगा ये एक बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। और हम कह रहे हैं कि द्वितीय फोकस मेन फोकस है। अब जब द्वितीय फोकस मेन फोकस है तो अब ये वाली फोकल लेंथ तो द्वितीय के हिसाब से पॉजिटिव हो गई, और इसमें द्वितीय इधर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो एक तरह से, लेकिन इस वाले में आपतित किरण इधर और ये इधर नापा जा रहा है, तो ये कैसी आएगी, माइनस में आएगी, इसलिए ये ऋणात्मक होगी। और इसको देखोगे तो ये धनात्मक होगी, लेकिन मेन तो ये है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो वो किससे निर्धारित की जा रही है, वो द्वितीय फोकस से निर्धारित की जा रही है। और द्वितीय फोकस ही मेन फोकस है। और क्यों है मेन फोकस, ये भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि दर्पणों में जो मुख्य फोकस की परिभाषा दी गई थी वो समांतर आने वाली किरणों से दी गई थी, और समांतर किरणें द्वितीय के लिए दी जा रही है परिभाषा, इसलिए इसको मेन फोकस माना गया है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ करके रखिए। अब देखिए, इसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर उसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और समझने के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर की बात अगर हम करें, क्योंकि डिफरेंस क्या है, देखिए वहां पर जब हम लेते हैं दर्पणों में तो दूरियों को पोल से नापते हैं, लेकिन लेंसों में जो दूरियां नापी जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है। इसका मतलब ये हुआ भाई ऑप्टिकल सेंटर का तो मेन रोल रहना है। जितनी भी डिस्टेंस u है, v है, r है, f है, वो जब भी मेजर होगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। तो अब हमें समझना होगा कि भाई प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या है।
ऑप्टिकल सेंटर को समझिए, फिगर बना करके उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए आप एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हो, आप एक उत्तल लेंस की बात कर रही हो, ये उत्तल लेंस है और ये है इसका मुख्य अक्ष, और कोई किरण आप इसमें ले रहे हो, आप इसके नाम दे दोगे, इधर मान लो ये C1 है, हम वैसे ही आइडिया से बना देते हैं, लेकिन रियल में ये होता है जब आप प्रकाश लेकर के आर्क लगाओगे तो वहां प्रकाश की नोक जहां रखी होगी वो सेंटर होगा, उसी को C1 कहा जाएगा, और दूसरी बार आर्क लगाओगे तो इधर जो प्रकाश की नोक होगी उसको C2 कहा जाएगा, लेकिन हम तो एक नॉर्मल वैसे ही उसको इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, हमें प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देनी है, तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देने के लिए मान लो इस पर कोई किरण आपने छोड़ रही है, आपने ये लिया कि कोई ये प्रकाश किरण आपने छोड़ी है, ये प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, लेंस के अंदर जो किरण रहेगी वो अपने पास से विचलित हो जाती है, उस किरण का नाम देते हैं अपवर्तित किरण, और लेंस से बाहर जो निकल के जाती है उसको देते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो तीन तरह की किरणों की बात करोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब क्या होगा सर, अब यहां अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के लिए भाई एक ही चीज होती है, चाहे अपवर्तन हो या परावर्तन हो, जब तक तुम्हारे पास अविलंब नहीं होगा तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब जिस सरफेस पे किरण आ गई वहां पहले अविलंब लाने की कोशिश करो कि अविलंब कहां से आएगा, और गोलीय प्रश्नों पर अविलंब हमेशा आता है वक्रता केंद्र से C से। इसका मतलब ये वाला गोलीय प्रश्न है तो इसका तो वक्रता केंद्र ये वाला है, कहीं आप इससे खींच दो अविलंब, ये गलत हो जाएगा सबसे पहला काम। सही है ना भाई, जो प्रश्न है उसका केंद्र कौन सा है वहां से अविलंब खींचिए, तो आप C1 से यहां पर एक डॉट डॉट करके लाइन दिखा सकते हो और उसको आप कह दोगे अविलंब, और चाहो तो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकाल दो, क्योंकि दो माध्यम होते हैं ना भाई। अभी ये वाली किरण है तो ये वाली किरण एयर में है, हवा में है, तो हवा के लिए अविलंब भी हवा में होना चाहिए, और जब ये कांच में आएगी तो फिर तब आपको देखना होगा कि अब क्या सिचुएशन बनती है। तो वैसे ये किरण कहां जानी चाहिए थी, तो आप अगर आप इसका अपवर्तन नहीं होता तो डॉट 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 ऐसे करके दिखा देते, उसको उसी लाइन में जाते हुए दिखा देते कि नहीं दिखा देते, लेकिन क्या हो रहा है सर, हवा से कांच में जा रही है, और जब कोई प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अविलंब तो अब ये माना जाएगा ना, ये वाला अंदर तो ऐसे जाके अविलंब की ओर झुक गई, तो अविलंब की ओर झुकता हुआ आप उसको दिखा दो, ये प्रकाश किरण। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन चीजें बारीकी से समझने की कोशिश करिए। तो इसीलिए अपवर्तन के लिए हमेशा अविलंब खींचो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। सब अपवर्तन हो परावर्तन हो, पहले अविलंब खींचो तब उसको दिखाओ आगे। अब हमारा ये हो गया सर, लौट के यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है सर, अब निर्गत किरण दिखानी है। अब निर्गत किरण तो इस वाले सरफेस से निर्गत हो रही है, इसका मतलब इस सरफेस के लिए अविलंब चाहिए, और इस सरफेस के लिए अविलंब कहां से आएगा, इसका जो वक्रता केंद्र होगा और वो है C2। तो अब की बार आप C2 से लाइन खींचोगे, ये वाली लाइन अविलंब होगी अब की बार, ठीक है ना, इसको अविलंब दिखाओगे आप। अब अविलंब यहां दिखाएंगे तो अब प्रकाश किरण क्या हो रही है, वैसे अगर अपवर्तन न हो तो डॉट 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 करके आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे, लेकिन अब तो सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अब अविलंब तो ये है ना, तो इससे दूर हटेगी, इस अविलंब भाई किरण तो ये है, तो इस अविलंब से आप ऐसे करके थोड़ा सा और ऐसे ले लो, ऐसे, तो इससे दूर हट जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि एयर से आई थी और एयर में जा रही है, अगर आप इस किरण की डायरेक्शन को शो करोगे, भाई किरण तो उधर चली गई लेकिन डायरेक्शन तो दिखा सकते हो ना आप, डायरेक्शन उसको और स्केल से जब बनाते हैं तो और भी बढ़िया आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्केल से लोगे तो और भी अच्छा आएगा। ऐसे करके ये उसकी डायरेक्शन हो गई, यानी ये आपतित किरण की दिशा हो गई। अब ये प्रकाश किरण क्या अविलंब से दूर हटेगी, तो भाई दूर हटने का मतलब वो ऐसे चली गई, ठीक तो था, ये ऐसे जा रही है, अविलंब से दूर हट गई तो इधर आ गई हो। लेकिन ये किरण और ये दिशा आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, यानी इसको तो कहोगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहोगे अपवर्तित किरण, और इसको कहोगे निर्गत किरण। लेकिन जो निर्गत किरण होगी
वो आपतित किरण के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि भाई किरण जो थी हमारी हवा से आई और हवा में ही निकल जाती। तो अब आपको अब परिभाषा क्या देंगे देखिए, और वास्तव में हम तो पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर के प्रकाशिक केंद्र क्या चीज है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उस स्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो मुख्य अक्ष हमारा ये है और अपवर्तित किरण ये है, तो और इस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा समझ में आ गई कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर होती हैं, उस स्थिति में अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यह ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा समझ जाओगे। दूसरी बात एक और, जब लेंस पतले होते हैं, देखिए हम बार बार क्या कहते हैं कि पतले लेंसों में, तो जब लेंस हमारा पतला होता है तो फिर हम प्रकाशिक केंद्र को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये लेंस पतला है और प्रकाशिक केंद्र कोई ऐसा बिंदु है कि उससे जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, सीधी चली जाती है। उसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो आपने कि पतले लेंसों में प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण कैसे चली जाती है, सीधी चली जाती है, बिना डेविएट हुए चली जाती है। ऐसे इसमें भी दिखा सकते हो और ऐसे ही आप इसमें भी दिखा सकते हो, लेकिन पतले लेंसों में दिखाओगे इस चीज को कि वो सीधी चली जाती है। और अगर मोटे लेंस में दिखाना होगा तो उसको 3 पार्टों में दिखाना होगा, आपतित किरण कैसे थी, अपवर्तित कैसे है, फिर निर्गत कैसे है। और पतले लेंसों की बात करेंगे तो उसी से सीधे होते हुए दिखा दिया करेंगे। और अब जो इमेज फॉर्मेशन वाला पॉइंट आएगा, जब आप इमेज बनाया करोगे, आपने मिररों में इमेज बनाई, मिरर में इमेज बनाने के लिए आपने 3 पॉइंटों को ध्यान रखा था कि समांतर आने वाली किरण फोकस से चली जाएगी, फोकस से जाने वाली किरण समांतर हो जाएगी, और तीसरा था वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में आने वाली उसी पाथ पे लौट के चली जाएगी। अब यहाँ पे भी वही होगा, समांतर आने वाली किरण, अब समांतर आ रही है तो वो द्वितीय फोकस से जाएगी। किससे जाएगी? क्योंकि पार चली जाती है, तो समांतर आने वाली किरण द्वितीय फोकस से चली जाएगी। और अगर फोकस से आ रही है प्रथम फोकस से, तो वो समांतर हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट अब वो चेंज हो जाएगा, वो वक्रता केंद्र न होकर के अब वो प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा कि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण सीधी चली जाएगी। वो आपको दिख रहा है तो पतले लेंसों में। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो कंपटीशनों में आपको ध्यान रखनी है, कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। वास्तव में प्रकाशिक केंद्र, जैसे आप इसका नाम दे रहे थे P1 और इसका नाम दे रहे थे P2, और इस वाली सरफेस के लिए जो वक्रता त्रिज्या है उसका नाम दे रहे हो R1, और इस वाली सरफेस के लिए जो वक्रता त्रिज्या है उसका नाम दे रहे हो R2। तो वास्तव में प्रकाशिक केंद्र जो होता है ना लेंस के अंदर, वो इस तरह से होता है कि प्रकाशिक केंद्र इस लेंस को ऐसे भागों में बांटता है कि उसका जो अनुपात आता है वो उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में आता है। यानी ये अगर C है तो CP1 और CP2 अपॉन में CP2, ये किसके बराबर होगा? R1 अपॉन R2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इसकी जरूरत पड़ जाती है। यानी लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र जो है, अगर उसकी दूरियों को बांटने की बात आप करोगे तो वो उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में उसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो प्रकाशिक केंद्र के बारे में, कभी भी ये मत सोचना कि प्रकाशिक केंद्र हमेशा लेंस के मध्य बिंदु पे होगा। मध्य बिंदु पे तो कब होगा? अगर आपने ले लिया लेट R1 = R2, अगर आपने R1 को R2 के बराबर ले लिया, आपने एक ऐसा लेंस ले लिया जिसकी दोनों वक्रता त्रिज्या क्या है? सेम है, बराबर है, तो फिर आप लिखोगे CP1 अपॉन CP2 = R1 अपॉन R2। लेकिन R1 R2 को बराबर मान रहे हो तो वो तो कट के 1 आ गया, और CP2 तो CP1 = CP2, अब बराबर आ गई। और बराबर आने का मतलब ये हो गया जस्ट उसके मध्य बिंदु पर, यानी ये जो है हमारा एकदम इसके मिड में होगा उसकी स्थिति। बात समझ आ रही थी? लेकिन ऐसा कभी भी माइंड में मत सोचना। कुछ बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि प्रकाशिक केंद्र हमेशा लेंस के अंदर ही होता है। कुछ तो सोचते हैं मध्य में ही होता है, मध्य में तो तब होगा जब R1 R2 के बराबर होंगे। कुछ सोचते हैं कि अंदर होता है, अंदर हो सकता है कि अंदर हो, लेकिन जरूरी नहीं है, किनारे पे भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। ये प्रकाशिक केंद्र है, हो सकता है यहां आ जाए और ये भी हो सकता है कि बाहर आ जाए। इस बात को भी समझने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम क्या लेते हैं, एक समतल सतह लेते हैं एक लेंस की।
यानी हम समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस की बात करते हैं। तो अब की बार हमने लेंस लिया समतल उत्तल, ये लेंस हमारा समतल उत्तल, ठीक है। और समतल उत्तल लेंस में ये उसका हो गया मुख्य अक्ष। इस वाले पॉइंट को कहोगे P1 और इस वाले पॉइंट को कहोगे P2। और प्रकाश केंद्र हमें नहीं पता है कहां है, कहीं होगा जहां भी है। मान लो हमें, चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए उसको हमने यहां कह दिया कि यहां पर है, उसका नाम दे दिया C। अब यहां होगा कि नहीं ये नहीं पता है अभी, वैसे ही नाम दे दिया है। तो नियमानुसार क्या होना चाहिए, CP1 अपॉन CP2 बराबर होना चाहिए R1 अपॉन R2। अब बात करते हैं इस, और ये तो समतल है, और समतल कोई भी सतह होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत। फोकस दूरी भी अनंत होती थी, आपको ध्यान हो तो हमने उसमें पढ़ाया था। इसका मतलब R1 की वैल्यू तो अनंत है, R2 अपनी उसकी कुछ वैल्यू है, इसका मतलब तुम लिखोगे इसको अनंत बटे R2। अब अनंत बटे R2 लिखने से तो कुछ सॉल्व होना नहीं है, ऐसा करते उल्टा कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा CP2 अपॉन CP1 इक्वल टू R2 बटे अनंत। अब अनंत का अगर तुम डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये आंसर आ गया। अब ये आंसर 0 आएगा तो CP1 तो 0 में चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और CP2 की वैल्यू आ गई 0। CP2 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि C पॉइंट है ना वो P2 पर है। भाई CP2 0 कब होगा, तो C जो है जब P2 पे रख दूंगा, अब मैं C को यहां कर दूंगा P2 पे, तभी तो CP2 को 0 कहोगे तुम। इसका मतलब वक्रता केंद्र कहां, प्रकाशीय केंद्र हमारा कहां पहुंच गया, P2। यानी आप जो अब तक सोच रहे थे कि वो कहां होगा, हम सोच रहे थे कि वो बीच में कहीं होगा, तो बीच में तो नहीं आया, किनारे पे चला गया। तो वास्तव में वक्रता केंद्र किधर होता है, कम वक्रता वाले की तरफ। अब आप सोच रहे हो कि कम वक्रता का क्या मतलब है, कम वक्रता त्रिज्या वाले की तरफ। ऐसे करिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है उसकी तरफ होता है। भाई वक्रता त्रिज्या यही तो कम है, इसकी तो बहुत ज्यादा थी, कितनी थी, अनंत, इसकी कम थी, तो जिसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। और खैर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कोई तुमसे ये पूछे कि भाई किनारे पे कब पहुंचेगा, तो अगर एक सतह उसकी समतल होगी तो दूसरी सतह पे पहुंच जाएगा। अब अगला पॉइंट, कि हमने एक बात और बताई थी कि वो लेंस से बाहर भी हो सकता है। अब लेंस से बाहर कब होगा, मान लीजिए अब की बार आपने जो दर्पण, जो लेंस लिया वो है आपका उत्तल और अवतल। उत्तल अवतल है, पहली सतह कैसी है उसकी, अवतल, और दूसरी कैसी है, ये पहली वाली जो है अवतल है, क्योंकि ये बीच में से गड्ढा है और उधर पीछे से उठा हुआ है। इसका मतलब ये अवतल उत्तल, अवतल उत्तल कह दो या उत्तल अवतल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे करके अब आप प्रकाशीय केंद्र की बात करोगे। अब मान लीजिए आप प्रकाशीय केंद्र इसका निकालना चाहते हैं। अब इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर आएगा, क्योंकि इसका जो गोला बनेगा वो इधर ही तो बनेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी साइड में तो आएगा भाई। मान लो ये आएगा इसका वक्रता केंद्र, इस वाले का वक्रता केंद्र वो भी इसी साइड में कहीं ना कहीं आ जाएगा, मान लो आ गया आपका C। हालांकि अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा इधर होगा, वो वक्रता पर डिपेंड करेगा। तो अगर इसको मैं कहूं तो ये बड़ा बनेगा तो इसकी त्रिज्या से ज्यादा होगी, तो हो सकता है पास पास से आ जाए या थोड़ा सा दूर रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई रेंज हमारी प्रकाश किरण जो है वो इस पर ऐसे आ रही थी, ऐसे दिखा दीजिए, ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण हो गई। अब आपतित किरण को इस वाले सरफेस से आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। और इस सरफेस के लिए अभिलंब तुमने इसको माना है, तो यहां से आपको अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब खींच लिया था, अब नियम क्या है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर, वैसे तो आप इसको ऐसे दिखाते ना, और अभिलंब भी है तो अभिलंब की ओर झुका हुआ दिखाओगे ना, तो अभिलंब की ओर आपने झुका हुआ दिखा दिया था, थोड़ा सा झुका हुआ दिखा दिया, यानी ये ऐसे आई थी, अब थोड़ी सी बेंड हो गई ऐसे, सही है ना। अब फिर उस सरफेस पे पहुंच गई, अब फिर से दोबारा क्या चाहिएगा, अभिलंब, ऐसे क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। अब अभिलंब फिर से, अब देखो इसके लिए अभिलंब कहां से आएगा, अब C2 से एक लाइन खींचो। अब फिर देखोगे, वैसे तुम देखोगे तो ये कहां जा रही है,
ए ऐसे करके आ रही है ये, तो ये डॉट 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 इसकी ये डायरेक्शन है, दिख रही है डायरेक्शन। लेकिन अब जाएगी कहां रियल में? अब आ रही है सघन से, और सघन से जब विरल में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो अब इसका अविलंब भाई यहां तक आई है बस, और इसके लिए अविलंब तो अब ये है ना, तो अविलंब से दूर हटेगी। तो दूर हटने का मतलब यहां न जाकर के और दूर चली गई। तो प्रकाश किरण को देखिए, अब इसमें क्या कहोगे भाई? नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ए बी जो है ना वो है आपतित किरण, आपतित किरण। सी डी जो है ना वो है निर्गत किरण, और बी से सी तक जो है ना वो है अपवर्तित किरण। परिभाषा क्या थी? परिभाषा ये थी कि अपवर्तित किरण, ध्यान देना, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। अब अपवर्तित किरण तो तुम कहोगे जैसा ये तो बीच है बस, और मुख्य अक्ष है यहाँ पे, ये तो नहीं काट रही उसको। अरे यहाँ नहीं काट रही तो कहाँ काट रही है? वहां देखो। इसका मतलब अगर इसको तुम पीछे बढ़ाओगे तो कहीं नहीं काटेगी, लेकिन आगे अगर बढ़ा रहे हो तो ये जा रहा है डॉट डॉट करके, वही तो जा रहा है। इसका मतलब ये आ गया प्रकाशिक केंद्र। बताओ बात समझ आई? और ये वास्तव में कहां हो गया? लेंस से बाहर हो गया। तो आपको तीनों केस समझ में आ गए कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर भी हो सकता है, प्रकाश के लेंस की सतह पर भी हो सकता है, प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा आपकी समझ में आ गई। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र का रोल क्या है। मेन रोल है प्रकाशिक केंद्र का, जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो अब हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मेजर की जाएगी। लेंसों की जब भी हम बात करेंगे तो लेंसों में जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी वो प्रकाशिक केंद्र से मेजर होंगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी? लेंस, जिस तरह से आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से अब हमको लेंस फॉर्मूला समझना है। लेकिन लेंस फॉर्मूले को समझने से पहले हमें इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। इमेज कैसे बनती है? तो लेंसों में प्रतिबिंबों का बनाना। कितने मिनट का हो गया अभी? चलो उतना रहेंगे।